नमस्कार साथियों, फिर आपके सामने हाजिर हुआ उसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो हमारा चल रहा था। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था आप सबको पता है, मौलिक अधिकार। और आशा करता हूँ जो भी हमने अनुच्छेद पढ़े थे वो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा या अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वही चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा चर्चा चल रही थी मौलिक अधिकार पर, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा नया अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 16। अब देखो, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस पर? मौलिक अधिकार पर। हम कौन से टॉपिक पर? मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। और मौलिक अधिकार हमने मौलिक अधिकार की जो शुरुआत थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाग 3 में इसका उल्लेख है, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक किया गया। तो वो सारी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 भी हमने पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन विधि शब्द का उल्लेख। अनुच्छेद 14 भी हमने पढ़ा था कानून के समक्ष समानता, समान विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो अब देखिए, अगला जो 15 भी हमने पढ़ा था। और आज जो हमारा अनुच्छेद है, अब देखिए अनुच्छेद 16 पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16। अब देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 16 है, जिस तरीके से हमने वो बाकी के अनुच्छेद पढ़े थे उसी तरीके से हम बहुत ही गहराई तक इसका भी अध्ययन करेंगे। अब देखो, आप ध्यान से समझना, इसमें पहला अनुच्छेद 16 1 के अंदर जो बात लिखी गई है वो लिखा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित, नियुक्ति के विषय से संबंधित सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। अब ये बात हमारी दे रही कि अनुच्छेद 16 की धारा जो 1 है उसके अंदर ये कहा गया है कि राज्य के अधीन जितने भी पद आएंगे, चाहे वो बड़ा पद हो चाहे छोटा पद हो, ठीक है, समझ रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा पद हो चाहे छोटा से छोटा पद हो, सभी पदों पर जो नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी को क्या होगी, यदि सब लोगों की योग्यता समान है तो सभी को एक समान अवसर प्राप्त होंगे। जैसे मान लो कोई बड़ी पोस्ट है और उस बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, यदि आपकी योग्यता समान है तो आपको क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा बड़ा है तो इसके साथ ऐसा कर लो, इसको पहले ले लो इसको बाद, ऐसा नहीं। पद है अगर राज्य के और आप दोनों की समान योग्यता है तो समान योग्यता के आधार पर आपको सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 16 की धारा 1 में ये बात दे रखी है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के विषय से संबंधित सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। कौन से में? अनुच्छेद 16 की धारा 1 में ये बात दे रखी है, आप थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए, इसके बाद अगली आती है अनुच्छेद 16 की धारा 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। अब देखो अनुच्छेद 16 की धारा 2 में कौन सी बात का उल्लेख किया गया। जिस तरीके से हमने पढ़ा था 15(1), अनुच्छेद 15 की धारा 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी से संबंधित वहां पर हमने 5 आधारों की बात की थी अनुच्छेद 15(1) में। अब यहां पर कुछ एक आधार है जिसको हमें याद रखना है। अब देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समझ रहे हो बात? अब देखो, जो एक बार हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अनुच्छेद 15 की जो धारा 1 थी उसके संदर्भ में। अनुच्छेद जो 15 की धारा 1 थी जिसमें 5 आधार थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है, ये जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। और उसमें थे 5 आधार थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। आपको ये जो आधार हैं ये इसी कर्म में याद रखने, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके कर्म को लेकर पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 15 जो आधार है उनका सही कर्म है, या अनुच्छेद 15 में कौन कौन से आधार हैं। तो जब आपको 5 आधार याद ही करने तो आप इसी कर्म याद कीजिए ताकि वो आपका क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। अब अनुच्छेद 16 की धारा 2 में दे रखा है कि धर्म, किसी को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई धर्म हो, राज्य ऐसा कभी नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर मूल वंश, उसका मूल वंश कोई सा भी हो उत्पत्ति से संबंधित। फिर उसकी जाति, कुछ भी हो, जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। उद्भव के आधार पर, उद्भव का अर्थ क्या होता है? जहां से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। कोई जैसे कोई कहता है कि भाई मेरे दादाजी तो वहां के थे, हम वहां से उठकर आए, ऐसे कहते हैं। कई बार आपने देखा ही होगा कि मेरे दादाजी वहां के थे, तो ये उनका क्या हो गया? उद्भव हो गया। तो उद्भव के आधार पर भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जन्म स्थान, जन्म भारत में कहीं पर भी हुआ हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जन्म स्थान के आधार पर भी। तथा निवास स्थान, अब कहां पर भी वर्तमान में रह रहा हो तो उसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आधार आपको याद रखने। अनुच्छेद 16 की धारा 2 में दे रखा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान। इन आधारों का उल्लेख संविधान की कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 2 में इनका उल्लेख किया गया है। जबकि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 1 में किया गया। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। क्या कि कई बार ऐसा दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से आधार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 15 में नहीं है या 16 में नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप याद रखिए। यदि 15 में तो उद्भव भी दे दे तो आप समझ लोगे उद्भव भी है, क्योंकि कई बार हम ऐसे रटने में चले जाते हैं कि उद्भव, जन्म स्थान वगैरह, निवास स्थान, ठीक है। तो ये निवास स्थान और उद्भव, ये जो 2 आधार हैं ये कौन से अनुच्छेद में है? 16(2) में। बाकी ये सारे अधिकार जो आधार हैं वो आपको भारतीय संविधान का जो
अनुच्छेद है 15 की धारा 1, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ से विशेष तौर से थोड़ा सा याद रखिए। अब देखो यहाँ से एक चीज समझने की, यहाँ पर 16(2) में दे रखा कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझना कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अगले ही धारा यानी कि अनुच्छेद 16 की जो धारा 3 है, उस धारा 3 में ये लिखा गया है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता। अब यहाँ तो बोला निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अगले इसकी धारा है अनुच्छेद 16(3) की धारा, उसमें कहा गया है कि निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। मान लो कुछ एक पद आ रहे हैं सरकारी नौकरियों के, और उन पदों की किसी स्थान विशेष को यानी कि एक निश्चित जगह जो स्थान क्षेत्र है वहां के निवासियों के लिए अलग से क्या कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। अब जो धारा 2 थी जिसमें तो कहा गया था कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 16 की जो धारा 3 है उसमें ये लिखा गया है कि निवास स्थान को क्या दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल पहले ये लिख लो कि यहां पर 3 में क्या दे रखा है, निवास स्थान को प्राथमिकता, निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है। अब निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब इस बात को समझना, हमने 16(2) के अंदर हमने पढ़ा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये बात हमने लिखी थी, हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 16 की धारा 2 में। अब देखो 3 में बता रहा है कि निवास स्थान को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी एक तरीके से कहे तो ये निवास स्थान के आधार पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब देखो कैसे, इस बात को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर मान लो कि कुछ एक वैकेंसी आ रही, क्या आ रही, अब मान लो सरकारी नौकरी में कुछ एक पदों की भर्ती आ रही। ठीक है, सरकारी भर्ती। ठीक है। अब मान लो जो ये पद है मान लो 4000 की आ रही, कितने हजार की आ रही, 4000 की। तो अब निवास स्थान के आधार पर मान लो पर्टिकुलर जो हमारा मान लो राजस्थान है। ठीक है। तो अब इस राजस्थान को मान लो ये जो पूरे 4000 पद हैं, मान लो इसमें से राजस्थान को सिर्फ अकेले राजस्थान को कितने पद आ गए, 1000 पदों के, ये निवास स्थान के आधार पर हो गए। और बाकी जो 3000 बचे वो जो बाकी के राज्य हैं उनके लिए आ गए। ठीक है। तो अब ये निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। 4000 में से 1000 पद किसको आ गए, राजस्थान के। किसके आ गए, राजस्थान। अब मान लो राजस्थान में भी कोई भर्ती आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो 5000 की भर्ती आ गई। अब इसमें दूसरे राज्यों के भी लोग मान लो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या, कुछ एक निवास स्थान के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नियम कौन बनाता, ठीक है। तो अब निवास स्थान के आधार पर जो नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है वो अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अब निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, कानून बनाने का अधिकार। अब इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किससे प्राप्त है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। किसको, संसद को। अगर मान लो ये कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया तो राज्य अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर देंगे, बस सीमित कर लेंगे पदों को।
मान लो राजस्थान कोई है तो राजस्थान दे देगा, बस हमारे सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान के निवासी हैं वही यहाँ पर अप्लाई करें, दूसरे राज्यों के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए निवास स्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 की धारा 3। और निवास स्थान, कौन से स्थान विशेष को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका निर्धारण करके कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, भारत की संसद को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है और कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त। किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अब देखिए अगला जो आता है अनुच्छेद 16 की धारा 4। अनुच्छेद 16 की धारा 4। ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है कि अनुसूचित जाति, ध्यान से समझना एक बार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। 16(4) में क्या दे रखा है, आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में। किसकी व्यवस्था दे रखी है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है उसका आधार कौन सा है, अनुच्छेद 16 की धारा 4 उसका महत्वपूर्ण आधार है। और जो शिक्षण संस्थाओं में दिया जाता है आरक्षण, उसका आधार कौन सा, हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 की धारा 4 है। वो 15 की धारा 4 है जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। जबकि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है वो कौन सा है, अनुच्छेद 16 की धारा 4। अब देखो ये किन किन को प्रदान करता है, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। एक तो ये हो गया, प्लस इनके साथ दूसरे किनको है, ऐसे पिछड़े वर्ग। दूसरी बात इसमें दे रखी है कि ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या नहीं है, विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद जो 15(4) था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि शिक्षण संस्थाओं में, कौन से, जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो तो याद रखना, अनुच्छेद 15 की जो धारा 4 है उसमें किया गया, कौन सी, शिक्षण संस्थाओं में। जबकि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था, कौन सी, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका आधार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 की धारा 4 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और इनके साथ ऐसा पिछड़ा वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में विशेष योगदान नहीं है, उनके लिए राज्य क्या करेगा, आरक्षण की
व्यवस्था करेगा। अब ये बात दे रखी है 16(4) में। जैसा कि अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था शिक्षण संस्थाओं में किन लोगों को दिया जाएगा, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अब सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन है, तो उनका बारे में जानकारी या उनके बारे में कुछ एक पता करने के लिए, नियम बनाने के लिए क्या करेगा, अनुच्छेद 340 हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 340। और इस अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, एक विभाग का गठन करेगा, ठीक है, एक कमेटी का गठन करेगा और वही कमेटी क्या करेगी, पता लगाएगी कि कौन है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, फिर उनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 340 में किया गया है। तो अब ये अनुसूचित जाति में कौन कौन आएंगे और अनुसूचित जनजाति में कौन आएंगे और पिछड़े वर्ग में कौन आएंगे, तो फिर इनका उल्लेख कहाँ है, इनके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि सामाजिक शैक्षणिक जो भी हैं पिछड़े, उनका उल्लेख कहां है, अनुच्छेद 340 में, कि राष्ट्रपति एक कमेटी का गठन करेगा और वही कमेटी क्या करेगी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी, ठीक है। तो अब देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये क्या है, ठीक है। अब देखो हमें समझना कि जिस तरीके से 340 हमने पढ़ा था आर्टिकल, उसी के आधार पर अब हमें समझना, मेरे ख्याल से आपने नोट्स में अपने उतार लिया होगा। अब देखो अगला हमें समझना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बारे में, कि इनके संदर्भ में क्या बातें दे रखी हैं संविधान में, या अनुसूचित जाति में कौन कौन आएंगे, पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएगा, अनुसूचित जनजाति में कौन कौन आएगा। तो इसके संदर्भ में देखो जब बात करते हैं, सबसे पहला अनुसूचित जाति, ठीक है। दूसरा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब पहले दो के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो अनुसूचित जाति में कौन कौन आएगा और अनुसूचित जनजाति में कौन कौन आएगा। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि राज्य के अंदर कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आएगी, इसका निर्धारण कौन करता है। तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि राज्य की बात आ गई है तो सीधा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखो इसके संदर्भ में जो अनुसूचित जाति में जो आर्टिकल दे रखा है संविधान में, अनुच्छेद 341, कौन सा दे रखा है, अनुच्छेद 341। और इस अनुच्छेद 341 में लिखा गया है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आएगी या कौन सी नहीं आएगी। तो इसका जो निर्धारण करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त। अब कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जनजाति में होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, तो इसके संदर्भ में जो कौन सा है, अनुच्छेद 342 में लिखा गया है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जनजाति होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इसका निर्धारण में करने का किसको अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति। अब इसको थोड़ा और समझने की हम प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो अनुसूचित जाति के संबंध में कौन सा, अनुच्छेद 341। और अनुच्छेद 341 में दे रखा है कि संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह से, समझना ध्यान से, कि संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल राष्ट्रपति को कहेगा
कि ये जो जाति है इसको आप कौन सी बनाओ, अनुसूचित जनजाति की सूची में इसको डाल दो, या 342 के आधार पर वही प्रक्रिया सेम होगी कि इस जाति को आप किस में डाल दो, अनुसूचित जनजाति में। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान बनाने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। अब देखो इसके संदर्भ में पूरी डिटेल में लिखेंगे, तीनों को साथ में एक बार समझना। अब जो पिछड़ा वर्ग है कौन सा, वही बात कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आएगा, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति। अब आप कहोगे ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो अनुच्छेद 342 ए में लिखी गई। 342 ए में ये बात लिखी गई है, कौन सी, कि कौन कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आएगी, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, इसका निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और प्रक्रिया वही तीनों की सेम होगी कि राज्य जो मंत्रिमंडल है वो उसकी सलाह पर राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को कहेगा कि ये जाति आप इसको अनुसूचित जाति में डाल दो, ये है इसको आप अनुसूचित जनजाति में डाल दो, और ये है इसको आप पिछड़े वर्ग में डाल दो। समझ रहे हो? यदि अभी किसी को कंफ्यूजन है, तीनों को एक साथ देखते हैं, तीनों को एक साथ। अब देखो तीनों को एक साथ समझना बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ साफ होना चाहिए। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अनुच्छेद 341। अब आर्टिकल 341 में किसके बारे में उल्लेख है, अनुसूचित जाति का। किसके बारे में, अनुसूचित जाति। फिर अनुच्छेद 342, अब इसमें किसका उल्लेख है, तो अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति। ठीक है। फिर अगला हमारा अनुच्छेद है 342 ए। अब 342 ए में किसका उल्लेख है, पिछड़े वर्ग का। ठीक है। अब इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। किसको, अब देखो तीनों को एक साथ समझते हैं। ठीक है। अब ये तीनों की तीनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। अब इन तीनों के संदर्भ में आर्टिकल अलग अलग, लेकिन तीनों की बात क्या है, एक है। अब देखो राज्य मंत्रिमंडल, अब ये जो राज्य का मंत्रिमंडल है, ये राज्य का मंत्रिमंडल क्या देगा, सलाह देगा। क्या देगा, सलाह। अब ये सलाह किसे देगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। किसको देगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। और ये जो राज्यपाल है ये सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को। और अंतिम रूप से इनके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति को।
किसको? राष्ट्रपति को। एक बार वापस समझो, कौन से जाति अनुसूचित जाति होगी इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 341 और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 342 और पिछड़े वर्ग से संबंधित 342 ए में। अब इन तीनों के संदर्भ में प्रावधान बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति। लेकिन इससे पहले कुछ एक प्रक्रिया है। अब किसी जाति विशेष का नाम मंत्रिमंडल किसके सामने पेश करेगी? राज्यपाल के सामने। किसके सामने पेश करेगी? राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल की सलाह पर उस जाति को राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुसूचित यदि जाति का कहेगा इसमें डाल देगा, जनजाति का कहेगा इसमें रख देगा, पिछड़े वर्ग का कहे तो इसमें रख देगा। समझ रहे हो ना? तो ये प्रक्रिया है जो आप थोड़ी सी याद रखो। अब देखो, ये राज्य विशेष के लिए, किसके लिए है? राज्य विशेष के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक, मान लो कोई विशेष जाति है, ठीक है, कोई एक विशेष जाति है। अब ये जो जाति है ये अपने राजस्थान में, ठीक है, ये अपने राजस्थान मान लो एससी में आती है। किस में आती है? एससी में। तो जरूरी नहीं है कि ये जो जाति है भारत के दूसरे सभी राज्यों में भी किस में आए? एससी में आए। ये जरूरी नहीं है। जो राजस्थान में एससी है, मान लो ये यूपी के अंदर कुछ अलग हो, यूपी में मान लो ये एसटी में आ गई हो, किस में आ गई हो? एसटी में आ गई हो। यूपी में मान लो ये जनरल कोटे में, किस में हो? जनरल में हो। तो ये वहां पर लागू नहीं होता है। यदि ये प्रावधान राज्य के लिए बना है, जिस राज्य के लिए, तो उसी राज्य में लागू होगा, दूसरे राज्यों में नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? अब राजस्थान में ये कोई जाति एससी में है तो जरूर नहीं यूपी में भी एससी में हो, वहां पर एसटी में भी हो सकती है, जनरल में भी हो सकती है, ओबीसी में भी हो सकती है। तो वो सबका अलग अलग है राज्य विशेष के लिए। लेकिन इसके संदर्भ में जो सलाह है, सबसे पहले बात, राज्य मंत्रिमंडल सलाह देगा राज्यपाल को, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? अंतिम रूप से निर्णय करेगा। तो ये बात आप लोग थोड़ी सी याद रखिए, ठीक है। अब देखो अगली बात, ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्या कर लिया? समझ लिया। इसके संदर्भ में भी कानून बनाने का अधिकार किन किन को प्राप्त है? कौन कौन से जाति अनुसूचित जाति होगी, कौन कौन सी जनजाति होगी, इसके संदर्भ में सबसे पहले नाम कौन? मंत्रिमंडल राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर उसको जिस जाति में रखना है उस जाति में रख देगा। ये संविधान में प्रावधान है। और इससे पहले हमने अनुच्छेद पढ़ लिया था 340, जिसमें भी राष्ट्रपति के संदर्भ में था कि कौन से सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो अनुच्छेद 340 के तहत इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति एक कमेटी का गठन करेगा और वही कमेटी क्या करेगी? कौन से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े इनका क्या करेगा? निर्धारण करेगा। क्या करेगा? निर्धारण करेगा। तो ये बात कौन से में लिखी गई? 340 में लिखी गई, ठीक है। और 15(4) में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, ये आप थोड़े से इसके पॉइंट हैं जो आप लोग याद रखो, क्योंकि वही आपको एग्जाम में कंफ्यूजन में डालते हैं कि शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख किसमें है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख किसमें है। ये बात हमेशा कंफ्यूजन में डालती, तो आप कंफ्यूजन मत रहो, क्या करो, आराम से समझो, सीधा क्लियर है आप लोगों के सामने कि 15(4) में दे रखा है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको शिक्षण संस्था में क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए, ठीक है। और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 और 16 का भाग 4 यानी कि धारा 4 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोस्तों ये जो आज हमारी क्लास थी ये अनुच्छेद 16 के बारे में थी और हम जो पढ़ रहे हैं वो समानता के अधिकार पढ़ रहे हैं। आपको बताइए
पिछली हमारी ये चौथी क्लास है समानता के अधिकार के बारे में, कि समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से, मतलब समानता के अधिकार का 14 से 18 है, बाकी जो अधिकार हैं 12 से 35 तक है। ठीक है, तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको फायदा हो सके। क्लास में हम देखो बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है। ठीक है, तो आप एक दो बार इन सब चीजों को देखना और इनको रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है, बस आप एक बार समझ लो कि इनसे संबंधित उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है और इनके संदर्भ में जो अंतिम बात है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा तीनों का, तो आपको पता है। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो को देखते रहिए और फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी इनसे संबंधित अगले अनुच्छेदों के बारे में। तब तक के लिए आप एक दो बार वीडियो को और देखना। धन्यवाद साथी।